कि माल मुफ्त दिले बेरहम, यानी कि आप मुफ्त में किसी को कोई चीज देते हो ना तो वो बंदा फिर बड़ी बेरहमी के साथ उस चीज को इस्तेमाल करता है। माल मुफ्त दिले बेरहम जो शरीयत है उसके मानने वालों के लिए तो अफगानिस्तान जन्नत है यार। वहां पे तो कोड़े भी पड़ते हैं, वहां पे पत्थर भी फेंका जाता है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अभी पत्थर से भी लोग मार रहे हैं। ये वहां पे लंदन में भी स्लीपिंग बैग के अंदर फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं ये लोग, क्योंकि बस इनको ये बात कहनी है अपने पिंड में, अपने गांव में, बस ये बात बोलनी है कि साडा मुंडा जो है ना वो यूके में है। दैट्स इट। वो यूके में क्या कर रहा? अच्छा, यहां से क्यों जाना है? यहां से इसलिए जाना है क्योंकि यहां पे कोई फ्यूचर दिखाई नहीं देता। पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो कहीं पे भी फ्यूचर नहीं दिखाई देगा भाई। और इंडिया यूके की सरकार पे प्रेशर डाल रहा है कि तुम अलाउ कर रहे हो यहां पे जो हिंदुस्तान के खिलाफ बकवास करते हैं, खालिस्तानी ना दिमाग से पैदल जानवर, ठीक है, सुअर, इनको तुम अलाउ कर रहे हो, इनको वापस भेजो इंडिया। अब इंडिया डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल रहा है यूके के ऊपर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जो ये इमिग्रेशन यानी कि नकली इमिग्रेशन, जाली इमिग्रेशन करके यूरोपियन कंट्रीज में आते हैं, कई ऐसे बंदे इतने रेडिकल होते हैं कि उस देश के लिए उनको रखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। फ्रांस का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। आपको पता है कि एक यंग सा लड़का था, उसने कुछ करा नहीं करा किसी को नहीं पता, उसकी क्या स्टोरी है। फ्रांस के पुलिस वालों ने उसको गोली मारी, वो लड़का गया मर। ठीक है जी, लड़का मर गया। लड़का मर गया, इनको केस करना चाहिए था पुलिस के ऊपर, क्योंकि वहां पे ऐसा होता है कि आप केस करते हैं, आपकी सुनवाई होती है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रांस में। लेकिन जो इमिग्रेंट्स थे उन्होंने क्या करा, पूरे फ्रांस में आग लगा दी। ये कई बार हम कवर कर चुके हैं, ये पिछले स्टाइल की स्टोरी है, तकरीबन आप समझ लीजिए गर्मियों की बात है, ये समर्स की बात है, जब इन्होंने फ्रांस में ऐसा करा। फ्रांस में हजारों ऑटोमोबाइल जला दिए, ये जला दिया, वो जला दिया, मतलब फूंक दिया फ्रांस को इन लोगों ने। तो अब फ्रेंच जो है ना, उनको एक बात समझ में आ गई कि माल मुफ्त दिले बेरहम, यानी कि आप मुफ्त में किसी को कोई चीज देते हो ना तो वो बंदा फिर बड़ी बेरहमी के साथ उस चीज को इस्तेमाल करता है। माले मुफ्त दिले बेरहम। अब मैं आपको एक खबर सुनाता हूं फ्रांस में क्या हुआ। एक बंदा, इसका नाम है, ठीक है जी, महजूब महजूबी। महजूब महजूबी, ये एक मुस्लिम क्लेरिक है, ये इमाम मौलवी टाइप का है बंदा, और ये ट्यूनीशिया से आता है जो कि एक मुस्लिम कंट्री है। वहां से महजूब महजूबी ने, इसने फ्रांस के झंडे को बोला है, फ्रांस का जो फ्लैग है, ये फ्रांस में ही रहता है, ये बंदा फ्रांस में ही रहता है। और इस बंदे ने यह बोला है कि जो फ्रांस का झंडा है ना, ये बड़ा शैतानी किस्म का झंडा है, इट इज अ सैटानिक फ्लैग, इसमें यह बहुत गलत चीज है, यह नहीं होना चाहिए। तो फ्रांस ने क्या करा, उसको कोर्ट के सामने लाए और उसको वापस ट्यूनीशिया भेज दिया। अच्छा, वहां पे काफी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन रोने लगे कि नहीं बेचारा है, वो ऐसी कुछ ना हेडमास्टर का बेटा है टाइप का, इस टाइप का कुछ उन्होंने गाना गाया होगा। तो फ्रांस ने बोला नथिंग डूइंग, लात मार के उसको फ्लाइट में बैठाया और वापस ट्यूनीशिया भिजवा दिया। अब दोस्तों बात पता क्या हो रही है? बात यह हो रही है कि पूरे यूरोप में अब इमिग्रेशन के खिलाफ एक चिढ़ आ गई है, और यह मैं डिस्कस करना चाह रहा था क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताता हूं। लिटरल बैकवर्ड इंटॉलरेंट, द एक्सपल्शन ऑर्डर एक्यूज्ड महजूबी। अब महजूबी जो था उसको यह बोला, एक्सपल्शन ऑर्डर जो बोला, उसने बोला है कि एक इस्लाम का आपने एक ऐसा कॉन्सेप्ट सामने लाया है जो कि लिटरल है, जो कि बैकवर्ड है, जो कि इंटॉलरेंट है और जो कि वायलेंट है। ये चारों चीजें लिख दी फ्रांस के कोर्ट ने और बोला कि महजूबी को निकालो लात मार के। मुझे तो एक बात नहीं समझ में आती यार, इनके खुद के मुल्कों का बेड़ा गर्क हो रखा है, ठीक है, वहां पे एक दूसरे के साथ ये ठा ठा करते हैं, फिर ये कहते हैं कि हमारा मुल्क बड़ा खराब है, हमें आना है यूरोपियन कंट्री क्योंकि वो अच्छा है, फिर उस यूरोपियन कंट्री को वही अपना पुराना देश बनाने की कोशिश करते हैं, इनको वहां पे भी शरिया चाहिए। यार मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आता यार, व्हाट इज दिस लॉजिक? तुम्हें हर जगह शरिया क्यों चाहिए? और अगर तुम्हें शरिया चाहिए तो अफगानिस्तान वहां पे तो बिल्कुल शरीयत मानने वालों के लिए, जो शरीयत है उसके मानने वालों के लिए तो अफगानिस्तान जन्नत है यार। वहां पे तो कोड़े भी पड़ते हैं, वहां पे पत्थर भी फेंका जाता है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, है ना। अभी पत्थर से भी लोग मार रहे हैं। अभी वहां पे स्टेडियम में क्या करा उन्होंने, 2-3 लोग थे जिन्होंने मर्डर शर्डर कर दिया था, उन्होंने स्टेडियम में बुलाया, पूरी भीड़, टिकट बिकते हैं भाईजान, टिकट, सबको बुलाया, वहां पे लगाया, अच्छा बोला, और वहां पे 3 लोगों को, जैसे हमारे यहाँ फुटबॉल का मैच होता है, क्रिकेट का मैच होता है, भीड़ इकट्ठा होती, अफगानिस्तान में ऐसा होता है कि 3 बंदे हैं बिल्कुल स्टेडियम के बीच में। अफगानिस्तान में यह होता है कि उनकी हत्या देखने के लिए, उनका एग्जीक्यूशन देखने के लिए हजारों की भीड़ है, हजारों की भीड़ है, शर्तें लगती हैं,
कि तालिबान वाला पीठ पे गोली मारेगा कि खोपड़ी पे मारेगा, उसकी शर्तें लग रही हैं वहां पे। तो अगर आपको शरिया चाहिए तो अफगानिस्तान जाओ। इनको क्या चाहिए मैं आपको बताता हूं, इनका दिमाग क्यों खराब है। मैं इलीगल, इनका से मेरा क्या मतलब है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं खासतौर से मुस्लिम कंट्री से, इनका क्यों दिमाग खराब है। इनका यह है मन में कि दुनिया भर में शरिया फैले। इनको वो शरिया वाली जो गंद है, इनको हर जगह फैलानी है। मैं गंद क्यों कह रहा हूं, मैं गंद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम मानते हो गंद। मैं नहीं कह रहा, मुझे शरिया से कोई लेना देना नहीं है। मैं गंद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम मानते हो गंद। तुम इसलिए गंद मानते हो क्योंकि अगर ट्यूनीशिया में शरिया है या कहीं और शरिया है, उसको छोड़ के तुम फ्रांस क्यों आए? भाई तुम्हें तो इस्लामिक कानून चाहिए था, इस्लामिक कानून ऑलरेडी है, तुम यहां पे क्यों आए फिर? वो तो तुम्हारे लिए जन्नत होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात? तो ये फ्रांस ने निकाला। अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर तुम यहां पे पैदा भी हुए हो, जो होती है ना सिटीजनशिप, कि आप कहीं देश में पैदा हो गए तो आप सिटीजन हो गए, अब लोग इतने चिढ़ गए इनसे कि लोग कह रहे हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, राइट, ये अगर फ्रांस में कहीं और पैदा भी हुए हैं और इनको पैदा होने की वजह से सिटीजनशिप मिली है, अगर ये बकवास करते हैं, इनको निकालो यहां से, हमें नहीं चाहिए। यह बात दोस्तों मैं 1 साल पहले प्रिडिक्ट कर चुका हूं। 1 साल पहले मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे बार बार चीख चीख के आपको एक ही बात बताई थी कि फ्रांस और जगह ये सब होने वाला है। अब लोगों ने बोल दिया कि हमें माफी दे दो भाई, तुम्हें हम नहीं झेल सकते। अब दोस्तों हम आते हैं ब्रिटेन में। फ्रांस के बगल में बिल्कुल ब्रिटेन है। अब हम आते हैं यूके, यानी कि इंग्लैंड, ब्रिटेन। वहां पे जो 2022 में इमिग्रेशन हुए वो था 7,45,000 लोगों का इमिग्रेशन। तो ऋषि सुनक की सरकार ने कम कर दिया और बोला कि अब सिर्फ 3 लाख लोग अंदर आएंगे। प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, जो इसके पहले के पहले का प्राइम मिनिस्टर था, राइट, जो बोरिस जॉनसन है, उसने अप्रैल 2022 में रवांडा प्लान शुरू करा था, जिसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। रवांडा प्लान के तहत क्या था कि भाई ये जो बकवास करते हैं यहां पे जो इमिग्रेंट्स हैं, जो गंद मचाते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इनको जहाज पर डालो और रवांडा भेज दो। इन्होंने, ब्रिटेन ने 240 मिलियन पाउंड, 240 मिलियन पाउंड दोस्तों, अभी तक ब्रिटेन ने, यानी कि यूके ने रवांडा को 240 मिलियन पाउंड ये लोग दे चुके हैं, यानी कि 1/4 ऑफ $1 बिलियन। 25%, 1 बिलियन का 240, लगभग गिव और टेक 10 मिलियन पाउंड्स ये लोग दे चुके हैं रवांडा को। ऑलरेडी रवांडा को दे चुके हैं। और रवांडा की करंट कैपेसिटी सिर्फ यह है कि हम फ्यू 100 माइग्रेंट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं कोई बात नहीं, आप पैसे लो, हम आपको भेज रहे हैं। ठीक है जी। इसमें से एक और चीज हो गई थी, तो वकील जो थे वहां पे, इमिग्रेशन लॉयर, बड़े चोर टाइप के होते हैं। ये जो पूरी इमिग्रेशन लॉयर्स की एक जो ब्रीड है ना दोस्तों, ये अमेरिका में हो, यूके में हो, सबसे चोर। और मैं खालिस्तानियों की अभी क्लास लेता हूं, 2 मिनट जरा मैं इनकी क्लास ले लूं, फिर मैं खालिस्तानियों पे आता हूं। तो दोस्तों इन्होंने क्या बोला कि नहीं, रवांडा इनके लिए सेफ नहीं है, इनके लिए सेफ नहीं है। तो फिर उन्होंने जज वज करा, बोला कि नहीं रवांडा सबके लिए सेफ है, अब भेजो रवांडा को। सेफ नहीं है, इन लोगों की वजह से यूके सेफ नहीं रहा, इन लोगों की वजह से यूरोप सेफ नहीं रहा। और मैं एक बात कहता हूं एज एन इंडियन, कई इंडियंस जाते हैं यूके में, मैं यूके से कहता हूं कि कोई भी ट्रबल मेकर है, एनी ट्रबल मेकर, एनीबडी हु वायलेट्स योर लॉ, सेंड हिम बैक टू इंडिया। ये ज्यादा ह्यूमन राइट्स के लिए जो तुम्हारा दिल धड़कता रहता है ना, ये लोग तुम्हारे देश को वैसे ही फूकेंगे जैसे इन्होंने फ्रांस को फूका। अब हम आते हैं खालिस्तानियों पर। अब खालिस्तानियों को भाई सांप सूंघ गया, और मैं आपको बताता हूं खालिस्तानियों को क्यों सांप सूंघा है। दोस्तों मैं आज 2-3 बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सुनने में मजा भी आएगा और आपको नॉलेज भी मिलेगी इसमें कि हो क्या रहा है। एक्चुअली क्या था कि खालिस्तानी, आपको पता है, या खालिस्तानियों ने झूठी चिट्ठियां बना बना के लोग बाहर पहुंच गए कि भारत में हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब इनको आता कुछ नहीं है, ठीक है जी। ये वहां पे लंदन में भी स्लीपिंग बैग के अंदर फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं ये लोग, राइट, क्योंकि बस इनको ये बात कहनी है अपने पिंड में, अपने गांव में, बस ये बात बोलनी है कि साडा मुंडा जो है ना वो यूके में है, दैट्स इट। वो यूके में क्या कर रहा, अच्छा यहां से क्यों जाना है, यहां से इसलिए जाना है क्योंकि यहां पे कोई फ्यूचर दिखाई नहीं देता। पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो कहीं पे भी फ्यूचर नहीं दिखाई देगा भाई, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो कहीं पर भी फ्यूचर नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, दिमाग हमारा बिल्कुल पैदल है, ठीक है ना, बिल्कुल जानवरों वाला दिमाग है खालिस्तानियों का। लेकिन वहां पे जाके हमें आते ही को डीसी लगा देगा। ओ भाई कैसे हो सकता है ऐसा? अगर आपके पास एजुकेशन है तो हर जगह आपके लिए खुली है,
आप स्ट्रगल करो ना, आप मेहनत करो। इनको ऐसा लगता है कि वहां पे हम दामाद बन के जा रहे हैं और स्टेट खिलाएगा। इसमें से 99% लोग वेलफेयर पे हैं, 99% लोग मुफ्त का पैसा हराम का खा रहे हैं स्टेट का। मैं आपको बताता हूं। अब खालिस्तानी, आपने देखा है बीच में खालिस्तानी आवाज उठाते हैं, वीडियो निकालते हैं, लेकिन वो जो मास प्रोटेस्ट है खालिस्तानियों की, जो मास प्रोटेस्ट है खालिस्तानियों की, जो हाई कमीशन के सामने आके और हमारे एम्बेसीज के सामने आके जो हल्ला करते थे, अब ये बिल्कुल शांत हो गए। अब वो मास प्रोटेस्ट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आगे नहीं होंगी, होंगी, पक्का होंगी, लेकिन फिलहाल के लिए शांत है। मैं आपको बताता हूं क्यों शांत है दोस्तों, तब आपको मजा आएगा सुन के। बात ये है कि इनका, जैसे मैंने बोला था ना, जिस दिन ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस दिन उन्होंने पत्थर फेंके थे, उसी दिन मैंने वीडियो बना के बोला था कि इनको टाइट करने का यही एक तरीका है। और दोस्तों मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं मानता कि मेरे कहने से कुछ हुआ होगा, या मेरा किसी ने वीडियो देख के मेरी कोई राय किसी ने ली, क्योंकि किसी ने मुझे फोन नहीं करा, सो आई कैन नॉट से कि मेरे कहने पे हुआ। लेकिन वही चीज हुई जो मैं कह रहा था, काफी चीजें वही हुई जो मैंने डे 1 में बोला था कि इनका सीसीटीवी का फुटेज निकालो, और सीसीटीवी का फुटेज निकालने के बाद एक एक बंदे को आप आइडेंटिफाई करो। अब इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया डाल रहा है प्रेशर यूके की सरकार पे, और इंडिया यूके की सरकार पे प्रेशर डाल रहा है कि तुम अलाउ कर रहे हो यहां पे जो हिंदुस्तान के खिलाफ बकवास करते हैं खालिस्तानी ना, दिमाग से पैदल जानवर, ठीक है, सुअर, इनको तुम अलाउ कर रहे हो, इनको वापस भेजो इंडिया। अब इंडिया डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल रहा है यूके के ऊपर, और यूके भी कह रहा है, अब यूके को एक बात समझ में आ रही है, यूके को यह बात समझ में आ रही है कि यार हमने सुअर क्यों पालने हैं यार, अगर हमें इंडिया से लेने ही है बंदे। और ये मैं बार बार कह रहा हूं, ऋषि सुनक जी अगर आप सुन रहे हैं, कोई भी सुन रहा है यूके में जो डिसीजन लेता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इंडिया में आप लो ना इंडिया से बंदे। वी हैव द बेस्ट डॉक्टर्स, वी हैव द बेस्ट इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड, वी हैव द बेस्ट प्रोफेशनल्स इन द वर्ल्ड, वी रन द टॉप यूएस कंपनीज, नासा में हमारे साइंटिस्ट्स हैं। आपको लेना है, आप बेस्ट ऑफ इंडियन टैलेंट लो ना, हम मना नहीं कर रहे, मैं ब्रेन ड्रेन कुछ नहीं होता यार, जिसको जहां मर्जी वहां पे जाकर नौकरी करो। आप रबिश क्यों ले रहे हो, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। लोग घर से कूड़ा बाहर फेंकते हैं, आप कूड़ा घर के अंदर ले रहे हो, फिर आप कह रहे हो हमारे मुल्क में प्रॉब्लम है, हमारी इकोनॉमी खराब हो रही है। इकोनॉमी खराब इसलिए हो रही है क्योंकि खींचने वाला डब्बा एक है और पैसेंजर जो बोगियां हैं वो 100 हैं। वो कैसे हो सकता है यार? देन हाउ इज इट पॉसिबल, यू टेल मी, इज इट पॉसिबल? नहीं। तो खालिस्तानी हैं, ये खालिस्तानी बोझ हैं, जो खालिस्तानी मानसिकता यहां पे रख रहे हैं, जो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के बीच में जो भिंडरा वाले के पोस्टर, वो भी भारत पे बोझ। ये खालिस्तानी जहां जाते हैं ये सिस्टम पे बोझ हैं, ये सिस्टम पे बोझ हैं। ये किसान का मुखौटा लगा के फ्रॉड कर रहे हैं हमारे यहां पे पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के बीच में। ये चोरी कर रहे हैं, ये डकैती कर रहे हैं, ये लोग फ्रॉड हैं, ये चोर हैं, किसान है ही नहीं। क्योंकि पंजाब का जो किसान है वो तो अपने खेतों में किसानी कर रहा है, वो यहां पे थोड़ा है कि 6-6 महीने का मैं डीजल लेकर आया हूं, 6 महीने का खाने लेकर आया हूं, और यहां पे 3 लाख रुपए का मैंने म्यूजिक सिस्टम लगाया वही गंदे गाने सुनने के लिए कि पैंचा पै गया सेंटर नाल है। भाई अगर तुम्हें पैंचा पै गया सेंटर नाल सुनना तो उसके लिए 3 लाख का सिस्टम क्यों चाहिए? वो तो वैसे ही सुन लो तुम। पैसे भी खर्च करते हैं, गंदे गाने भी सुनते हैं उल जलूल, और यहां पे आके बकवास करते हैं, ठीक है ना। और कहने की बात यह है कि ये जो खालिस्तानी है हर जगह बोझ है, दे आर अ बर्डन एवरीवेयर, दे आर अ बर्डन इन यूके। अब कनाडा को भी पता लग गया है, कनाडा को भी पता लग गया। और कनाडा में आपने देखा ये पूरा जो किसान आंदोलन था, जस्टिन ट्रूडो चुप। पिछले वाले किसान आंदोलन में जस्टिन ट्रूडो उछल उछल के, जंप मार मार के ट्वीट कर रहा था। अब क्या हो गया, क्यों मौत आ गई जस्टिन बेटा, क्या हो गया तुम्हें, व्हाट हैपेंड टू यू? अचानक चुप, क्या हो गया? मोदी जी ने कुछ चटनी चटा दी तुझे? इस बार कनाडा बिल्कुल चुप है। एक जमाना था जब कनाडा कहता था हम खड़े हैं किसानों के साथ, है जी, हम सबके साथ खड़े हैं। अब कनाडा खड़ा नहीं, अब कनाडा बैठ गया, क्योंकि भारत ने यहां से कनाडा को बोल दिया कि बेटा देख, तू अगर दखलंदाजी करेगा ना भारत में, तो हम भी कनाडा के अंदर घुसेंगे, फिर तेरे को अच्छा नहीं लगेगा, फिर तू रोएगा, फिर तू विक्टिम कार्ड प्ले करेगा। और दूसरी एक और चीज है दोस्तों, एक और बात है। बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो को यह पता लग गया है कि खालिस्तानियों का सपोर्ट लेके वो चुनाव नहीं जीत सकता। क्यों नहीं जीत सकता वो? क्योंकि खालिस्तानी फिर भी इतने ही है वहां पे, क्योंकि वहां पे जो गोरा है ना, उसने भी हाथ जोड़ लिया। अब 68% गोरा, लेटेस्ट ट्रेंड ये बताते हैं कि 68% गोरा कह रहा है कि यार ये इमिग्रेंट जो है यार हाथ जोड़वा लो। खालिस्तानी कुछ नहीं, गोलियां चलाना, दिमाग तो है नहीं ना खालिस्तानियों का, दे डोंट हैव, ऊपर वाला माला इनका खाली है, भूसा भरा है खालिस्तानियों का। भिंडरा वाले का पोस्टर लगाओ, AK-47 लगाओ और पैंचा पै गया सेंटर नाल पे नाचो, बस इनका यही काम है, ठीक है, इनका यही काम है।
और आप इनसे लॉजिक की बात नहीं कर सकते, दिमाग ही नहीं है, आप इनसे लॉजिक की। अब देखो, मैंने एक सवाल पूछा, बस मैंने एक सवाल पूछा था 1 हफ्ता पहले, एक सवाल पूछा था, खालिस्तानियों ने मुझे गाली तड़ी ये तड़ी पता नहीं क्या क्या, मुझे तो समझ में नहीं आती, तड़ी ये तड़ी वो, तो मैंने बोला भाई तुम हिंदी में गाली दे तो मुझे समझ में नहीं आती, तो चुप हो गया वो। कहने की बात ये है, मैंने सिर्फ ये पूछा कि तुम्हें हरियाणा के किसान तो चाहिए आंदोलन के लिए, तुम कह रहे हो कि किसान एकता होनी चाहिए, चलो हमारे साथ दिल्ली पे कूच करते हैं, दिल्ली पे चढ़ दौड़ते हैं लाल किले पे। ये तो तुमने हरियाणा के किसान को, जो कि एक मासूम किसान है, ये अन्नदाताओं की तरह, जो अन्नदाता किसको बोल रहा हूं, अर्थीयों को बोल रहा हूं मैं, आर्थी जो भी होते हैं इनके बिचौलिए पंजाब में, मैं पंजाब के किसान को नहीं बोल रहा, जो ये अमीर अमीर है ना रेंज रोवर वाले, मैं इनको बोल रहा हूं, ये दलाल हैं, किसान नहीं है, ठीक है, चोर डकैत हैं ये रेंज रोवर वाले जो हैं ये, ठीक है ना। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं हरियाणा के किसानों को, ये कहते हैं कि आप हमारे साथ चलो। और मैंने सिर्फ एक बात बोली, मैंने बोला तुम पानी दोगे हरियाणा को? पानी तो एक बूंद नहीं देंगे, तुम्हें खून चाहिए हरियाणा के किसान का, उसका पसीना चाहिए, तुम उसको एक बूंद पानी नहीं देना चाह रहे। पानी तुम्हारा है, वो पानी हिमाचल से आता है, तो पानी हिमाचल से आता है। हिमाचली जिस दिन बोल देंगे ना हमने पानी रोक दिया, नाक से खून निकल जाएगा, क्योंकि पंजाब का खुद पानी नहीं है। ये जो आप कहते हो ना पंजाब लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ये रिवर आते कहां से हैं? पंजाब से थोड़ा ना आते हैं ये, दे डोंट कम फ्रॉम पंजाब, दे कम फ्रॉम एल्सवेयर। वो एल्सवेयर वहां से डैम बन गया और पानी अगर डाइवर्ट कर दिया तो फिर पैंचा पै गया सेंटर नाल, तुम्हारे सारे पैंचे पै जाएंगे, ठीक है जी। तो दोस्तों ये कहने की बात है, पूरा जो ये इमिग्रेशन का मामला चल रहा है, राइट, पूरा इमिग्रेशन का मामला ये सिर्फ एक चीज पे है कि फ्रॉड लोग विदेश जा रहे हैं और विदेश जाके फ्रॉड लोग उस देश को खराब कर रहे हैं। और आज की तारीख में वेस्टर्न कंट्रीज ने हाथ जोड़ लिए और वेस्टर्न कंट्रीज ने बोला कि माफी दे दो हमें और तुम जाओ, हम तुम्हें पैसे देते हैं, तुम वापस जाओ, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम वापस जाओ। यहां तक बात आ गई है दोस्तों यहां पे होता है वीडियो खत्म। अब हम आते हैं सवाल और जवाब पे। पहला सवाल है दिव्यांश पचौरी जी का। जय हिंद सर। जय हिंद दिव्यांश जी। ये कहते हैं कि आपको एनएफयू फॉर द आर्म्ड फोर्सेस ये अच्छा इनिशिएटिव होगा, ये अच्छा नॉन फंक्शनल अपग्रेड की बात कर रहे हैं। देखिए एनएफयू मैं बताता हूं, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनएफयू फॉर एवरीबॉडी। आईएएस ऑफिसर्स को एनएफयू मिलता है, गलत मिलता है। एनएफयू का कॉन्सेप्ट ही गलत है। 2 साल का गैप है, फिर ऊपर वाले आपको जो है, आपका अगर आप ही के बैच का है तो ऊपर वाले उसकी तनख्वाह आपको मिलेगी। क्यों मिलेगी भाई, क्यों मिलेगी आपको तनख्वाह? आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए। एनएफयू इज रॉन्ग अक्रॉस द बोर्ड। अगर आईएएस ऑफिसर को मिलता है गलत है। मैं किसी एनएफयू के फेवर में नहीं, सब फ्रॉड है, ये बंद करो ये सब। कोई एनएफयू किसी को नहीं मिलना चाहिए। हिमांशु पराशर would like to express my concerns regarding feasibility of CPAC according to available information route passed through POK। अच्छा ये कह रहे हैं कि ओके मैं समझ गया हिमांशु जी, आप ये कह रहे हैं कि जो CPAC है वो आता है गिलगिट बल्टिस्तान से, वो आता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, और आप ये कह रहे हैं कि भारत का अभिन्न अंग है ये। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, और यही रीजन है कि भारत की जो गवर्नमेंट इसको कंडेम कर रही है। और मैं आपको बात बता दूं, ऐसा है भाई कि अगर CPAC लोगों की भलाई के लिए होता ना, पाकिस्तान की भलाई के लिए, तो पाकिस्तानी लोग खड़े हो जाते। इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को जगा दिया और बोला कि CPAC का पूरा मंसूबा फ्रॉड है। पाकिस्तानियों को यह फर्क नहीं पड़ता कि वो आ कहां से रहे, पाकिस्तानियों को यह फर्क पड़ता है और इमरान खान को इस चीज का फर्क पड़ता है कि ये जो मंसूबा है CPAC का, ये बिल्कुल चोरी डकैती का मंसूबा है। $50 अरब चाइना पाकिस्तान में डाल चुका है। जिस मुल्क में 50 अरब की इन्वेस्टमेंट हो, $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो 10 साल में, वो भी बिलांद भर सा पाकिस्तान इतना सा है, बिलांद भर सा है पाकिस्तान, उसके अंदर $50 अरब डाल दिए। और ये लोग ना $1 अरब के लिए घुटने पे आते हैं, भीख मांगते हैं, तलवे चाटते हैं ये लोग IMF के, उनके सामने कटोरा लेके भागते हैं। क्यों? कहां गए तुम्हारे 50 बिलियन? कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने नए बिजनेस खुले? गेम चेंजर है, शहद से मीठा, हिमालय से, पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं। तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ये तो मंसूबा डूबा हुआ है बिल्कुल, ठीक है ना। और CPAC इज फेल्ड, CPAC इज डेड। चाइना रिवाइव करेगा और पैसे डालेगा, जस्ट थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। वेदांत शर्मा जी कहते हैं कि आपके क्या थॉट्स हैं अग्रेशन हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, रशिया यूक्रेन, इजराइल हमास, ईरान पाक, इंटरनल अटैक इन म्यांमार, ऑल्सो ताइवान, क्या वर्ल्ड वॉर की तरफ मूव कर रहा है? बिल्कुल, ये देखिए ना, यूरोप में वॉर चल रहा है। यूक्रेन इज व्हाट, ईस्टर्न यूरोप। आपके अफ्रीका में लड़ाई चल रही है, आपके एशिया में लड़ाई चल रही है, तो है वर्ल्ड वॉर। ये दूसरे किस्म का वर्ल्ड वॉर है, वो हाईली काइनेटिक वाला वर्ल्ड वॉर नहीं है, लेकिन डिस्टर्बेंस तो पूरी दुनिया में हो गया है। आई एब्सोल्युटली अग्री विथ यू। और यहां पे जो आप कहते हैं कि यमन के रेबल्स हैं
और ये सब हैं, ये रेड सी में यूके यूएस के शिप्स को अटैक कर रहे हैं, हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं इस केओटिक टाइम में? हम लोग क्या स्टैंड करते हैं? वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन। हमने कभी ये नहीं देखा कि ये जहाज जो है ये पाकिस्तानी है या ईरानी है, अमरीकी है, कुछ भी है। हमने सबकी जानें बचाई हैं और तकरीबन 2 दर्जन ऑपरेशन ऑलरेडी सक्सेसफुली इंडियन नेवी कर चुकी है, लोगों की जान बचा चुकी है। तो इंडिया स्टैंड्स हियर, वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस रीजन। और हम जैसी बुलंद नेवी आसपास है ही नहीं कोई जो इतना जबरदस्त काम कर रही है और सबकी सेवा कर रही है इंडियन नेवी। एंड हैट्स ऑफ टू द इंडियन नेवी फॉर अ जॉब वेरी वेल डन, एक्सेप्शनली वेल डन। तो इन्होंने बहुत कमाल का काम करा है। और आयुष्मान सिंह जी हैं, ये कहते हैं मैं आयुष्मान हूं। अब तुर्की ने 5th जनरेशन फाइटर जेट बना दिया है और हमारे राफेल को ओवर पावर कर सकता है। क्या ये कान जेट्स भिखारिस्तान को यानी कि पाकिस्तान को बेचेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तुर्की ने बोला है उसने 5th जनरेशन जेट बनाया है। वो जेट किसने चलाया, वो जेट किसने देखा, वो कॉम्बैट में, देखिए ना, बोलने को आप कुछ भी बोल सकते हैं। पाकिस्तान बोलता है कि हम दुनिया के सबसे तगड़े मुल्क हैं, तब तो आपको हंसी आती है जब पाकिस्तान बोलता है। तो तुर्की के मामले में भी आप हंस दीजिए। पहली चीज, तुर्की छोटा देश है, आप एक समझिए। और तुर्की और भारत के बीच में कभी भी डायरेक्ट वॉर होने की संभावना मतलब ना के बराबर है, ठीक है। ये कभी डायरेक्टली नहीं करेंगे। और जहां तक ये पाकिस्तान को जेट्स देने की बात है, मैं तो चाहता हूं पाकिस्तान को जेट्स दें। मैं चाहता हूं कि 100 जेट दे दें 5th जनरेशन पाकिस्तान को। अब आप पूछेंगे क्यों, ये तो 5th जनरेशन है, पाकिस्तान को मिल गए। ओ भाई, तुर्की फ्री तो देगा नहीं, तुर्की फ्री देगा नहीं। तुर्की अरबों दर अरबों डॉलर पाकिस्तान से लिखवा देगा, पाकिस्तान और कर्ज के नीचे डूब जाएगा, राइट। फिर तुर्की बोलेगा कि हाँ, इसकी सर्विसिंग के लिए तुम इतना दो। पाकिस्तान तो सुई नहीं बना सकता, सुई बनाने की औकात नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान जो है भारत के साथ एक आर्म्स रेस में पड़ जाए, हथियारों की होड़ में पड़ जाए भारत के साथ। मैं चाहता हूं। ये जो 5th जनरेशन है, हमें क्या दिक्कत है? हम तो खुद अपना बना रहे हैं क्योंकि हमारे डिले हो गए थे किसी कारणवश। भारत के लिए क्या प्रॉब्लम है 5th जनरेशन? अमेरिका से बोलो F-35 चाहिए, चेक दो, ठक अमेरिका देगा आपको। आपको वर्ल्ड के बेस्ट जेट्स दुनिया कह रही है, अमेरिका कह रहा है, बताओ कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है, बोलो चाहिए क्या, मुंह तो खोलो अपना। वो तो हमने बोल रखा है कि आत्मनिर्भर भारत हम खुद बना रहे हैं और बड़ी स्पीड से हमारा काम चल रहा है। बहुत जल्दी आपको 2-3 साल में अच्छी खबर मिल जाएगी। तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिससे आपको परेशानी हो, परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान, भारत, अगर भारत कहे कि हमने 100 जेट खरीदे हैं या 100 जेट बनाए हैं, पाकिस्तान भी 100 जेट ले। मैं यही चाहता हूं कि पाकिस्तान एक अंधी कंपटीशन में भारत के साथ लग जाए जिसमें पाकिस्तान का पैसा खर्च हो। ऐसे ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होगा। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।